वेलकम टू फिजिक्स स्टार्ट। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर कैपेसिटर। और लास्ट क्लास हमने कैपेसिटर के बारे में ये सारी चीज यहाँ पर देखी थी कि कैपेसिटर होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, और इसके लिए अगर चार्ज निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला किस तरीका से यूज करते हैं। तो यहाँ पर था आपका Q इक्वल टू CV, ठीक है, ये चीज। फिर हमने कैपेसिटेंस का डिफिनेशन देखा था। फिर हमने देखा था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कैपेसिटेंस को प्रभावित करते हैं, फिर कैपेसिटेंस में कितना एनर्जी स्टोर करता है, और फिर यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और साथ ही साथ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। अगर आपका फुल लेक्चर चाहते हैं इसका, ठीक है, फुल लेक्चर कहने का ये मतलब है कि ये तो हमारा क्रैश कोर्स सीरीज का चल रहा है, और अगर इसका आप डेरिवेशन भी देखना चाहते हैं किस प्रकार से आया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो लिंक में दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में आपका जो लिंक दिया है उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं और वहां से मेरा ही लेक्चर आप पढ़ सकते हैं जो कैपेसिटर पर बना हुआ है। हम लोग आज के लेक्चर के स्टार्ट करें उससे पहले ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, 8 नहीं, ठीक है, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट लेक्चर है, मतलब हम लोग 9 लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा का पूरा कंप्लीट देखे हैं, जो कि 12th बोर्ड के बेसिस पर था, ठीक है, जहां पर हमने लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास किए हैं। अब तक हमने 22-23 क्वेश्चंस किए होंगे और आगे 3-4 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। इस कोर्स की खासियत ये है कि ये क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पर कंसेप्ट समझा रहे हैं, जहां पर ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो मिस ना करे, ठीक है। और बाकी अदर सारे कोर्सेज भी हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का ग्रुपिंग किस तरीका से किया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो ग्रुपिंग होता है कैपेसिटर का वो दो तरह का होता है, एक सीरीज ग्रुपिंग होता है और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग होता है। जैसे सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है कि ये सीरीज ग्रुपिंग में सभी कैपेसिटर से सेम चार्ज पास करता है। ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है कि सीरीज ग्रुपिंग की क्या खासियत होती है। तो आप बोलेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग में जो चार्ज होता है, जितने सारे कैपेसिटर लगे होते हैं उनसे सेम पास करते हैं, बट सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक है C1 और दूसरा है C2। इसको आप सीरीज में जोड़ दिए, ठीक है, सिर्फ श्रेणी क्रम में आप इसको ऐसे जोड़ दिए हैं। तो अगर इसे चार्ज Q पास कर रहा है तो इससे भी चार्ज कितना पास करेगा, Q करेगा। इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका C2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, V2 है। तो ये आपका दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप Q देखेंगे तो Q इक्वल टू CV होता है। तो अगर इसमें आप चार्ज देखेंगे तो आ जाएगा C1 V1, और अगर आप इसमें चार्ज देखेंगे तो आ जाएगा C2 V2, बिकॉज दोनों में चार्ज सेम पास करता है दोनों से। तो जो सीरीज ग्रुपिंग होता है उसमें दोनों से सेम चार्ज आपका पास करता है। अब यहाँ से देखिए V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई C1, और V2 इक्वल टू आ जाएगा Q बाई C2। अब यहाँ पर हम इंटरेस्टेड इस बात में है कि अगर A और B के बीच में, यहाँ पर ये दोनों A और B के बीच में जुड़ा हुआ है, तो अगर A और B के बीच में अगर आप क्या करेंगे कि इन दोनों कैपेसिटर को हटाकर कोई सिंगल कैपेसिटर लगाए, ठीक है, A और B के बीच में इस कैपेसिटर को हटाकर कोई सिंगल कैपेसिटर लगाए, तो ये दोनों मिलके जितना काम करता है, अगर ये सिंगल उतना ही काम करे तब इस कैपेसिटर को इस दोनों का इक्विवेलेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या काम करता है, ये दोनों मिलके यहाँ से सर्किट से Q चार्ज खींच रहा है, तो ये भी कितना खींचेगा, Q खींचेगा। देखिए यहाँ पर भी Q रखा हुआ है। तो हम इंटरेस्टेड है इसी बात में कि C का यहाँ पर वैल्यू निकाले कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है सीरीज में। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये Q है, तो यहाँ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CS इंटू VAB, यानी ये पॉइंट हमारा A है, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, B है। ये आ जाएगा Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पर VAB हो जाएगा Q बाई CS। तो देखिए यहाँ पर V1 निकल गया Q बाई C1, V2 निकल गया Q बाई C2 और VAB निकल गया Q बाई CS। तो यहाँ से आप जानते हैं आप VAB कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। मतलब यहाँ से देखिए इस फिगर से VAB इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 और V2 के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप VAB के जगह पे रख दीजिए ये वाला Q बाई CS, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे पुट कर दिए VAB के जगह पे, यहाँ पे देखिए यहाँ था VAB, फिर Q1 के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पुट कर देंगे, और Q2 के जगह पे हम लोग यहाँ पर ये रख देंगे। Q से Q कैंसिल हो गया हर जगह से, तो बच गया 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। मतलब अगर आप लोगों को दिया रहे कैपेसिटर अगर सीरीज में दिया रहे तो आप इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ गया आपका। अगर मान लीजिए 3 रहेगा तो क्या करेंगे, 3 कैपेसिटर 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर 4 रहेगा तो क्या करेंगे, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई C4। तो इस तरीका से आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये चीज।
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो CS है वो C1 और C2 दोनों में जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, ठीक है, और एक है 5 माइक्रोफैराड का, तो जब आप इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इन 10 और 5 में जो सबसे छोटा है यानी कि 10 इससे भी इक्विवेलेंट छोटा आएगा। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 4 कैपेसिटर है, ठीक है, और चारों सीरीज में जुड़ा है। एक का वैल्यू है 1, दूसरे का वैल्यू है 10 फैराड, तीसरे का वैल्यू है 100 फैराड और चौथे का वैल्यू है 1000 फैराड। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इसमें जो सबसे छोटा है यानी कि जो 1 है इससे भी क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये एक पहचान है आपका सीरीज ग्रुपिंग का, आप इसको याद रखेंगे। सिमिलर उसी पैटर्न पे अगर आप यहाँ पर पैरेलल ग्रुपिंग की बात करेंगे, अब ये कैसे है देखिए, यहाँ पर तो शॉर्ट में लिखा गया है, रिवीजन चल रहा है, साथ ही साथ हम लोगों का यहाँ पर क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी और प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रॉब्लम को ज्यादा सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डिटेल से यहाँ पर समझना चाहते हैं ना, तो नीचे जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डिटेल यहाँ पर चैप्टर होगा उसको जाके आप फॉलो कीजिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है, एक है C1 और दूसरा है C2, ये दोनों पैरेलल ग्रुपिंग में। यहाँ से चार्ज पास कर रहा है Q, तो इधर जाएगा कुछ बट जाएगा, चार्ज इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा, मतलब पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज दोनों से अलग अलग जाएगा, मतलब डिफरेंट चार्ज जाएगा, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग की एक खासियत होती है। बट ठीक है, C1 भी इसी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है और C2 भी क्या है, इसी पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में सेम रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पैरेलल ग्रुप है, पैरेलल ग्रुप में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट चार्ज डिफरेंट होता है, बट इसका उल्टा होता है सीरीज ग्रुपिंग में। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि पैरेलल ग्रुप में इक्विवेलेंट निकाले, तो पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2। आप याद कीजिए क्लास 10th में पढ़े होंगे रेसिस्टेंस, वहां पर सीरीज में होता था R1 प्लस R2, सबको जोड़ देते हैं, पैरेलल में 1/R1, ये यहाँ पर कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो Cp इक्वल टू हो जाता है C1 प्लस C2 क्रॉड, लेकिन यानी कि यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे, अगर 3 रहेगा तो प्लस C3 आ जाएगा, 4 रहेगा तो प्लस C4 आ जाएगा, तो इस तरीका से हम लोग इसको जोड़ते चले जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट एक और ये बैलेंस हीटोस्टोन ब्रिज के बारे में हम समझते हैं कि बैलेंस हीटोस्टोन ब्रिज क्या है। देखिए इस तरह का अगर 5 रेसिस्टर हो, सॉरी कैपेसिटर हो, जिससे C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा आपका C3 है और चौथा आपका, और ये तीसरा है और चौथा आपका C4 है, ठीक है, और ये बीच में एक लगा हुआ है C5। मतलब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक यहाँ पे लगा रहेगा, एक यहाँ इसमें लगा रहेगा, एक इसमें लगा रहेगा और एक इसमें लगा रहेगा, साथ ही साथ एक बीच को क्रॉस करते हुए ऐसे लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। इसको डिफिनेशन क्या है, देखिए इसका डिफिनेशन नहीं है, इसको पहचानने का यही तरीका है। आप लिख सकते हैं कि 5 कैपेसिटर C1, C2, C3, C4 एंड C5 कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, जैसा कि कनेक्टेड किया गया है, दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब बैलेंस कब बनता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब बनता है, आप देखिए जब ये कोना वाले का C1 C3 का मल्टीप्लिकेशन C2 C4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो तब ये बैलेंस बन जाता है और इसका नाम हो जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है, ठीक है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरह का स्पेशल यहाँ पर केस आ गया, जब ये इक्वल हो तब ये बैलेंस का लग। देखिए अब जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जब बन जाता है तो होता क्या है आपका, जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा तब यहाँ पर C5 इफेक्टिव लेस हो जाता है, ठीक है। ये जो बीच वाला है वो इफेक्टिव लेस, यानी कि इसको आप सर्किट से हटा दीजिए, तो हटाने के बाद क्या बच जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 बचेगा और ये वाला 4 बचेगा। अब यहाँ पर अब इसका इक्विवेलेंट आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये दोनों आ गया सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आ गया और फिर ये सब मिला के आ गया पैरेलल में तो इस तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये 2 होता है, बाकी मिक्स ग्रुपिंग भी कई जगह देखने को मिलेगा आपको। मिक्स ग्रुपिंग तो मिक्स में होता है, कुछ सीरीज में होता है और कुछ पैरेलल में होते हैं, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये चीज आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चंस का ये मतलब हुआ कि 22 क्वेश्चन यानी 22 क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस हम इस टॉपिक में ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर में, और ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर किसी भी तरीका से आप अगर 25 से 30 क्वेश्चन कर लेते हैं एक चैप्टर में, तो ये बहुत बड़ी चीज है और काफी अच्छा है और काफी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। लेकिन एक बात जो ध्यान रखना है कि आप लोग क्वेश्चन को लिखिए जरूर, आंसर को लिखिए जरूर, बिकॉज बिना लिखे कुछ भी संभव नहीं है। आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि CAB निकालिए, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये यहाँ पर देखिए, एक ये प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, मतलब है कौन सा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखिए इसके आधे में, ये वाला आधे में दूसरा मटेरियल भरा हुआ है
और इस इधर आधे में दूसरा मटेरियल भरा हुआ है। ये जो मटेरियल है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और ये जो मटेरियल इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो आपको बताना है कि टोटल कैपेसिटर कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा ए और बी के बीच में। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाले का निकाल लेते हैं, इतना का कितना वैल्यू होगा। तो पैरेलल प्लेट में क्या होता है, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के। ये जो हम C की बात कर रहे हैं वो यहाँ से बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये स्लाइड जो है आप लोगों से शेयर किया था अभी यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो तो इसका होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K बाई डी के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी और ये K एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग चलेंगे आगे तो क्या देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, अगर इसके लिए लिखना हो ऊपर वाले के लिए तो एप्सिलॉन नॉट ए एरिया कितना हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ए है। इसको आधे में है ना, ये वाला आधे में, तो a/2 और डिस्टेंस तो इसके बीच का d है, तो इसके लिए भी d है और इसके लिए भी d है, d और K1 है इसका, ठीक है। ये आपका C1 आ गया। उसी प्रकार से ये आधे वाले कितना हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट a/2 K2/d आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही प्लेट के बीच में जुड़ा हुआ है और इसी प्लेट के बीच में ये भी है और इसी प्लेट के बीच में ये भी है। तो दोनों एक ही प्लेट के बीच में जब जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर दोनों पैरेलल में आ गया और पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नया चीज सिखा के जाएगा, इसीलिए बढ़िया से क्वेश्चन को देखिएगा। ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कह रहा है, देखिए एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में यहाँ पर रेसिस्टेंस है 10 ओम, 20 ओम है और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है 2 वोल्ट का। पूछ रहा है कि आप बताइए कि इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर पर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू आपका होता है C इंटू V, जहां पर C क्या है, कैपेसिटेंस है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 6 माइक्रोफैराड। अगर इसके अक्रॉस किसी भी तरीका से पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा मकसद है कि इधर वाले जो सर्किट है उसका इस्तेमाल करके आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। देखिए अब एक चीज और यहाँ पर आप इस चीज में देखेंगे तो ये जो 6 माइक्रोफैराड है और ये 10 ओम है, ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल में कनेक्टेड है, नहीं दिख रहा है, ये दोनों एक ही पॉइंट के बीच में है, पैरेलल में है। इसका मतलब है कि 10 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होने जा रहा है, ठीक है, होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्योंकि दोनों एक ही बीच में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पर समझिए। तो अब यहाँ पर मेरा काम क्या है, इस सर्किट का इस्तेमाल करके 10 ओम के क्रॉस हम लोग क्या कर ले, ये निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस 6 के क्रॉस भी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, इस पर चार्ज निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है, आप तो ऐसा सोल्व नहीं किए, रेसिस्टर और कैपेसिटर भी हो। अगर सपोज दैट 6 ये वाला नहीं होता तब आप लोग आसानी से निकाल लेते करंट का वैल्यू हो जाता आपका वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, तो 2 बाय, और ये रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 और 20 दोनों मिलकर 30 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि जब कैपेसिटर और रेसिस्टर अगर एक साथ जुड़ा हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, इसकी वजह यह है कि देखिए यहां से चार्ज निकलेगा यानी करंट निकलेगा और कुछ इधर भी जाएगा, बाकी इधर जाएगा। तो इसकी जो कैपेसिटी है ना इतनी कम होती है कि कुछ ही क्षणों में ये चार्ज हो जाता है। जब ये फुल चार्ज हो गया तब इस पर चार्ज नहीं जाएगा। मतलब स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि देखिए एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिकम फुल चार्ज, ये पूरा चार्ज हो गया एंड हेंस नो करंट और चार्ज फ्लो थ्रू इट, इसीलिए इससे कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब ये चार्ज होके पड़ा हुआ है, अब करंट इसके थ्रू नहीं जाएगा, तो इसीलिए जब नहीं जाएगा तो इसको हम सर्किट से हटा देंगे। मतलब आप रिजल्ट क्या समझे कि अगर कहीं पर ये डीसी जुड़ा हुआ है, 2 वोल्ट का डायरेक्ट करंट है वोल्टेज है, तो अगर ये जुड़ा हुआ है 2 वोल्ट और एक किसी भी रास्ते में अगर कैपेसिटर आता है तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ से सर्किट से हटा दीजिए फिलहाल, ठीक है। तो आप इसको हटा देंगे तो ये क्या बच गया, यहाँ से 10 और 20 यानी टोटल आर कितना बच गया, 30 ओम बच गया। तो करंट कितना आ जाएगा, V अपॉन आर यानी कि 1/15 ओम यहाँ से एम्पियर यहाँ से करंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका करंट टोटल यहाँ से चले जाएगा। अब जब करंट इधर से जा रहा है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस 10 के अक्रॉस,
तो V आ जाएगा I इंटू R। तो इससे करंट जा रहा है कितना, देखिए I इंटू R 10 है, सिर्फ हमको 10 के क्रॉस निकालना है, क्योंकि 10 के क्रॉस अगर वोल्टेज पता चल गया तो वही वोल्टेज 6 के क्रॉस होगा, और अगर इसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए I यहाँ पर 1/15 इंटू 10 यानी 2/3 वोल्ट आ गया, तो चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू CV यानी 6, और यही वोल्टेज यहाँ पे यूज कर लेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। ये आपका आ गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अगर आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, कहीं भी कैपेसिटर दिखाई दे उस लाइन को ही हटा दीजिए। ठीक है, उस लाइन को हटा दीजिए और सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद तब वोल्टेज निकालिएगा, तब इसको रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका, ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे। ठीक है, ये अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर 25। ये कह रहा है कि एक स्मॉल स्फीयर है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस a है और उस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज q है, जो प्लेस्ड है कंसेंट्रिकली इनसाइड अ लार्जर हॉलो कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस b। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक छोटा सा ये सेल है जिसका रेडियस a है और उस पर चार्ज q है, ये रखा हुआ है कहां पर, तो एक बड़े से सेल के अंदर जिसका रेडियस b है और ये b बड़ा है a से। कह रहा है, ठीक है, कह रहा है दिस आउटर सेल हैज चार्ज q, और इस पर चार्ज कितना है, ये वाला q है इस पर चार्ज। ठीक है, बड़े वाले पे। सोच दैट इफ दिस स्फीयर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर रिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज। कह रहा है देखिए अगर आप इस दोनों को कनेक्ट कर देते हैं ना यहाँ से, तो जो चार्ज है ना वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, चाहे दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, यानी दोनों पर से किसी पर ज्यादा चार्ज हो कम चार्ज हो, इससे कोई असर नहीं होता है। ये चार्ज जो है वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो एक चीज ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद भी रख सकते हैं कि अगर दो कंसेंट्रिक सेल है तो हमेशा क्या होगा, चार्ज अगर आप इसको कनेक्ट कर देंगे, इसकी बात कर रहे हैं, यही की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको कनेक्ट कर देंगे किसी वायर से दोनों को, तो चार्ज हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब इसी बात को हम यहाँ पर साबित कर रहे हैं। साबित कैसे करेंगे, देखिए चार्ज हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो इनर स्फीयर है वो हायर पोटेंशियल पे रहा होगा और आउटर लोअर पोटेंशियल पे रहा होगा और रहता होगा हमेशा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। देखते हैं कि इनर सरफेस का हम पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इनर सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो किस किस चार्ज की वजह से होगा, तो दो चार्ज की वजह से। यहाँ पर दो ही चार्ज है, एक तो इसका अपना खुद का चार्ज है और एक बाहर वाले का चार्ज है। तो अपने खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, यह जाएगा Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट A के बराबर। ठीक है, और बाहर वाले चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, देखिए बाहर वाले चार्ज की वजह से ये जो है ना, ये सेल जो है वो अंदर में है, तो किसी सेल के अंदर में उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि इसके सरफेस पर होता है। ये हम बताए थे लास्ट 2 क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सरफेस का कैपिटल Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट B के बराबर हो जाएगा। ये इसका पोटेंशियल आ गया। अब अगर आप आउटर पे जाएंगे तो आउटर पे क्या होगा, आउटर पे एक तो अंदर वाले की वजह से यानी कि स्मॉल Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट B, क्योंकि यहाँ से इसका आउटर का डिस्टेंस B है। ठीक है, और इसके बाद कितना हो जाएगा, Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट B के बराबर हो जाएगा खुद के वजह से। ठीक है, अब अगर V इन और V आउट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो V इन बड़ा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो अंदर का है वो क्या है आपका, बड़ा है। कैसे, देखिए ये वाला टर्म सेकंड वाला इसमें भी है इसमें भी है। अब फर्स्ट में कंपेयर कीजिए, यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, B है। अब A और B में आपको पता है कि B बड़ा है, ये बड़ा होगा तो ये ओवरऑल छोटा हो जाएगा, और ये छोटा है तो ओवरऑल बड़ा हो जाएगा। मतलब V इन जो है अंदर का जो पोटेंशियल है वो बाहर से ज्यादा है। यही ना साबित करना था हम लोगों को, तभी तो चार्ज जा रहा था। इसका मतलब है कि जो चार्ज है वो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि अंदर वाला हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहेगा और लोअर वाला क्या रहेगा, हमेशा लोअर पोटेंशियल पे रहेगा, सॉरी आउटर वाला। ठीक है, बाहर वाला। अब ये सवाल यहाँ पर है कि ये कब तक जाएगा, तो आंसर ये है कि जब तक कि इसका और इसका दोनों सेल का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो बोला कि कब हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तब होगा। सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज, और इस ये जो कंसेप्ट है जो अंदर से बाहर जाता है, इसका यूज हम लोग 1D ग्राफ जनरेटर को बनाने के लिए करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, ये 1D ग्राफ जनरेटर का यही प्रिंसिपल है कि चार्ज का फ्लो हमेशा अंदर वाले सेल से बाहर वाले सेल तक जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है, कैन पोटेंशियल ऑफ अ अनचार्ज बॉडी बिकम इक्वल टू द चार्ज बॉडी। क्या किसी अनचार्ज बॉडी का पोटेंशियल चार्ज बॉडी के बराबर हो सकता है? चलिए सोच के थोड़ा सा बताइए क्या आंसर रहा आप लोगों का।
यस, आंसर होगा यस। ठीक है, कैसे? अब यहाँ इसी को आप देख लीजिए, ये अंदर में भी एक बॉडी है और एक बाहर में बॉडी है। हम कहे कि इससे चार्ज तब तक ट्रांसफर हो जाएगा जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और ये भी बताए ये बराबर तब होगा जब पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इसमें चार्ज 0 बच गया तो, लेकिन इसका पोटेंशियल कितना होगा? उतना ही होगा जितना कि इसके ये वाले के सरफेस का होगा। क्यों? क्योंकि ये सेल है, और बताए थे कि सेल के अंदर में उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि इसके सरफेस का होता है। तो यहाँ पर ये बॉडी अनचार्ज हो गया और ये बॉडी चार्ज हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये इसका आपका एग्जांपल भी हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका यस यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम यहाँ पर 2 क्वेश्चंस देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी देखते हैं। और ये 2-3 क्वेश्चंस है जो, चलिए अब तक तो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवा ही चुके हैं, ये 3 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए यहाँ पर रख देते हैं। इस 3 क्वेश्चन को आप लोग जरूर सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझा देते हैं कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या तो परिभाषित कीजिए, ना मिले गूगल कीजिए, वहां पर सारे क्वेश्चंस वहां पर पड़े हुए हैं, और आंसर लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंटायरली आप लोग को आंसर ही लिखने हैं। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे चीजों को तो ऐसा लगेगा कि मुझे आता ही है, बट आप लिखने बैठते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, तो लिखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रूव दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी जो होता है कैपेसिटर के बीच में वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है। इसको भी आप लोगों को साबित करना है, तो आप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन अ मेटालिक कंडक्टर स्लैब इज पार्शियली फिल्ड इन कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बिकम, अगर कह रहा है कि अगर किसी मेटालिक कंडक्टर को अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाल देंगे, ठीक है, पैरेलली पार्शियली फिल्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, अगर आप डाल देते हैं तब इसका कैपेसिटेंस जो है ये इतना हो जाता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि यहाँ पर के इनफाइनाइट हो जाता है, किसके लिए? मेटल के लिए हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। एक यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, इसको भी आप सोल्व करेंगे, हम यहाँ पे हिंट देते हैं, इसका बना देते हैं। देखिए ये दोनों क्या है? सीरीज में है, एक ये 2, ये दोनों आपका सीरीज में हुआ और इन्हीं दोनों के साथ ये वाला पैरेलल में जुड़ा हुआ है, एक सिंगल C3। अब आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर एक ये आ गया और दूसरा यहाँ पर ये आ गया, इसका C1 निकालिए, C2 निकालिए और फिर C3 निकालिए, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, फिर जो आएगा उसका ये हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग यहाँ पर कर देंगे। तो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीका से। अब कल से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, उसका रिवीजन। ठीक है, यहाँ पर 28 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसमें 25 हम आप लोगों को बता चुके हैं, 3 यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, और लेक्चर पसंद आता है तो शेयर जरूर दूसरों तक कर दिया कीजिए, ताकि जो मेरा मनोबल है वो हमेशा बढ़ते रहे। थैंक यू।